नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी सिलसिले में आज इस वीडियो में दूसरे भाग में और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ और विषयों पर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर ये थंबनेल देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इस पूरे के पूरे इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के संदर्भ में। और मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज भी मैं दो अहम विषयों पर बात करूंगा और इसी के साथ साथ इस विवाद को एक प्रकार से संपूर्ण करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा, कुछ जरूरी अपडेट्स देना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यह कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। 7 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, यानी 1 सप्ताह हो चुका है और इजराइल की ओर से लगातार गाजा पट्टी पर हवाई फायरिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, मिसाइल दागी जा रही है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। तो वहीं हमास की ओर से भी इजराइल के शहरों पर, जिसमें तेल अवीव शामिल है, वहां पर लगातार हमले जारी है रॉकेट से। अब दोस्तों, दोनों ही तरफ से ये जो विराम, इस पूरे के पूरे हमले पर विराम नहीं लग रहा है। साथ ही साथ एक अपडेट और देना चाहूंगा दोस्तों कि इजराइल ने एक 12 मंजिला इमारत पर हमला किया जो कि गाजा पट्टी में है। और गाजा के भीतर ये जो 12 मंजिला इमारत है, इसमें दरअसल 2 विदेशी मीडिया हाउसेस के दफ्तर थे और इसमें साथ ही साथ हमास का हेडक्वार्टर भी था। लिहाजा इजराइल ने हमला हमास के हेडक्वार्टर को ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन अब आप उसमें ये रोचक चीज देखिए कि उसी हेडक्वार्टर के भीतर, यानी इसी 12 मंजिला इमारत के भीतर एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा माफ कीजिएगा, इन दोनों के दफ्तर भी मौजूद थे। लिहाजा जब हमला हुआ इजराइल की तरफ से इस इमारत पर, तो उससे 1 घंटे पहले इस इमारत के मालिक को फोन कर इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से ये चेतावनी दी गई थी कि आप यहां से चले जाइए, इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए, हम इसे उड़ाने वाले हैं। और उसके ठीक 1 घंटे के बाद इस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके भीतर ये जो 2 मीडिया हाउसेस के दफ्तर थे, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गए। अब इसको लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है दोस्तों। पहला हिस्सा प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बात कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों जो मीडिया हाउसेज हैं, ये विदेशी मीडिया हाउसेज हैं और ये वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जो कैजुअलिटीज हुई है या वहां पर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे की ओर। साथ ही साथ एक पक्ष या एक धड़ा इस बात को भी कहता है कि ये दोनों आखिर उस हेडक्वार्टर में क्या कर रहे थे, इनके दफ्तर आखिर हमास जैसे आतंकवादी संगठन के मुख्यालय में क्या कर रहे थे। बहरहाल, इसका निर्णय आप अपने विवेक से लीजिए, आप इसमें क्या सोचते हैं। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की है फोन पर और साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है फोन पर। इजराइल के प्रधानमंत्री से उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया और इस बात पर उनका समर्थन भी किया कि उनके देश पर हमला अगर कोई कर रहा है तो इसमें उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने का अधिकार है। साथ ही साथ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उन्होंने कहा, महमूद साहब है उनके, महमूद अब्बास, उनसे उन्होंने कहा कि आपको अपने जो हमास है, अपनी सेना जो है, इनको आपको रोकना चाहिए कि इजराइल के शहरों पर हमले ना करें। इसी के साथ साथ एक अपडेट और देना चाहूंगा दोस्तों। कल तक ये खबर आई कि इजराइल की तरफ से तकरीबन 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। पुष्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन 1 दर्जन मौतों का वहां पर आंकड़ा आया है। वहीं फिलिस्तीन की तरफ से 100 से ज्यादा, 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें 60 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसको लेकर कई सारे मानवाधिकार संगठन के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, कई सारे एनजीओ भी आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कंट्रीज में यहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर एक गुट ने मार्च निकाला। लेकिन यहां पर एक बात आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि इन तमाम घटनाओं के बीच ये विवाद थम नहीं रहा है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये विवाद थमेगा तो सिर्फ और सिर्फ तभी थमेगा जब इसमें अमेरिका जैसा एकमात्र देश, जो एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, वो अगर इसमें हस्तक्षेप करे। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच सीज फायर होना चाहिए और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर की वार्ता शुरू होनी चाहिए, जिसे आप बैकडोर डिप्लोमेसी भी इसकी संज्ञा आप दे सकते हैं। यानी एक तो राजनयिक स्तर पर बात होनी चाहिए, साथ ही साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सफर आम जनता ही कर रही है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। अब उन बच्चों का क्या कसूर है, उन महिलाओं का क्या कसूर है, उन पुरुषों का भी क्या कसूर है जो आम आदमी है, बुजुर्गों का क्या कसूर है। अगर यही पैसा अगर कोविड से लड़ने के खिलाफ लगाया जाता तो शायद ये बहुत ज्यादा दुनिया के लिए कारगर साबित होता और इजराइल और फिलिस्तीन के लिए भी साबित होता। लेकिन शायद दुनिया के इस हिस्से में, एशिया के इस हिस्से में यहां पर जंग जैसे हालात बन रहे हैं। और इस पर एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा आज के मुख्य विषय पर आने से पहले, कि दोस्तों आप इसकी राजनीति को समझिए कि इसमें जो बड़े और शक्तिशाली देश हैं वो इसमें इस जलती हुई आग में अपने हाथ सेक रहे हैं, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि इसमें हथियारों का ट्रेड हो रहा है। एक तरफ से इजराइल भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में हथियारों को यूज कर रहा है, साथ ही साथ फिलिस्तीन भी कर रहा है। अब इनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? चलिए, इजराइल तो आत्मनिर्भर है, इजराइल तो अपने तरीके से डेवलप कर ले रहा है, लेकिन फिलिस्तीन को कौन सप्लाई कर रहा है? ईरान है, इजिप्ट है, हो सकता है यूएस भी हो। अब कोई ऐसी बातें सामने नहीं आती सार्वजनिक स्थानों पर, लेकिन ये गुप्त रास्ते से और एक चोरी छुपे कौन कौन हथियार सप्लाई कर सकता है ये आप भली भांति जानते हैं। और कौन सपोर्ट करता है? नाम तो इसमें ईरान और कतर का भी आ रहा है, लेकिन अब आने वाले इस समय में अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई थ्योरी सामने आए तो अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कहीं पर भी युद्ध होता है तो उसमें बड़े देश अपने हथियारों को बेचते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को अब शुरू करता हूं, मुख्य विषय पर आता हूं। ये तो कुछ अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, जिसे सऊदी अरब के आह्वान पर बुलाया गया था, और ओआईसी भी इस समय खासा खफा दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ओआईसी के जो बयान है या जो उसकी तरफ से रद्देअमल आ रहे हैं, जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो मुझे लगता है कि एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इजराइल जहां एक और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, इजराइल को किसी भी तरीके से कोई बंधन, कोई भी दबाव उसको रोक नहीं सकता। क्योंकि इजराइल को यह बात पता है कि अगर उसने हमास पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र ही यहूदी देश है इजराइल। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज में भी जो आपसी मतभेद है और कहीं ना कहीं जो उनकी दोहरा चरित्र है, वो भी फिलिस्तीन को समर्थन देने की आड़ में रुकावट बन रहा है और सिर्फ रस्म अदायगी कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लामिक कंट्रीज का जो ये एसोसिएशन है, इसे अभी दूर रहना चाहिए। और इसमें कुछ नेता, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोआन, इन्हें भी इस समय अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए और जो लगातार ये मुखर होकर बयान दे रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये विवाद इजराइल और फिलिस्तीन के अलावा कोई नहीं निपटा सकता। बहरहाल दोस्तों, आज सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगा मैं आयरन डोम की। दोस्तों, आयरन डोम के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आप ये बात सोचते होंगे कि इजराइल पर फिलिस्तीन की ओर से 1500 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। इजराइल ने भी 2000 से ज्यादा बार स्ट्राइक की है, रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन जितना नुकसान हमास और गाजा पट्टी को हुआ है उतना नुकसान नहीं हुआ है इजराइल को। इसलिए यहां पर इस बड़ी ही महत्वपूर्ण इस दीवार का या इस लौह चक्र का, इस लौह कवच का, आयरन डोम की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है दोस्तों जो कि मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देता है। और इसकी जो प्रभाविकता है, इसकी जो एक प्रकार से कितना ये प्रभावी है, उसे विशेषज्ञ बताते हैं या इजराइल के सैन्य अधिकारी बताते हैं कि ये 90% तक हमले जो रॉकेट्स के थ्रू किए जाते हैं, हवा मार्ग से किए जाते हैं, उसे विफल कर देता है। इसलिए आज सबसे पहले दोस्तों इस पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है, और जो कि गाजा पट्टी से दागे जा रहे रॉकेट्स को विफल कर देता है। और इजराइल में नाम मात्र के रॉकेट्स ही आते हैं। इसलिए आप देखिए कि मौतों का आंकड़ा इजराइल में जहां 1 दर्जन ही है या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, वहीं आप अगर इसके तुलना में देखें तो हमास में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में हमास के बमबारी की गई, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, और आप देखिए इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। वो इसका प्रमुख कारण यह है कि ये जो दरअसल आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये जो कि एक मुख्य रूप से एक वायु रक्षा प्रणाली है जो कि इजराइल को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और इसके थोड़ा इतिहास के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, दरअसल इजरायली
इजराइल का दरअसल एक बार युद्ध हुआ था 2006 में लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के साथ। और हिजबुल्लाह के साथ जब ये युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह ने इन पर इजराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे थे, जिससे इजराइल में बहुत ज्यादा संख्या में मौतें हुई थी। इजराइल को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद से इजराइल ने इस बात की घोषणा की अगले ही वर्ष कि हम एक मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, एक डिफेंस सिस्टम विकसित करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करेंगे, जिससे हमारे देश के भीतर तबाही ना हो सके, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसके चारों तरफ इसके शत्रु देश ही मौजूद है। और इसके बाद दोस्तों इस पूरे के पूरे प्लान में दरअसल इजराइल की जो सरकारी कंपनी है जिसका नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन्होंने मिलकर इस पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को बनाने की रूपरेखा तैयार की, इसको अंजाम दिया। इसमें अमेरिका की ओर से भी अरबों डॉलर्स की, लाखों अरबों डॉलर्स की इसमें मदद दी गई, और आर्थिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी, क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों वैज्ञानिक आधार पर भी आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान की टेक्निक्स भी आपस में दोनों साझा करते हैं, इसलिए अमेरिका ने बहुत अहम किरदार अदा किया इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस डिफेंस सिस्टम को 2011 में इजराइल की रक्षा करने के लिए इसे लगा दिया गया, और तब से लेकर अभी तक करीब 10 साल हो चुके हैं, तब से ये इजराइल की रक्षा कर रहा है। अब आपको मैं जल्दी ही बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके बाद बताऊंगा कि आखिर कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी मिसाइलों पर या किन किन हथियारों पर कारगर साबित होता है, किन से ये रक्षा प्रदान करता है इजराइल को। ये सी राम मिसाइल से बचाता है, क्रूज मिसाइल से बचाता है, प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल से बचाता है, ड्रोन्स के हमले से भी बचाता है, और जो अन्य हवाई हमले होते हैं उन्हें भी विफल करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल ने अपनी समुद्री रक्षा के लिए भी इसी प्रकार का एक नेवल वर्जन भी इसी डिफेंस सिस्टम के रूप में बनाया, जिसे ये सी डोम के नाम से कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि लगातार हमास की ओर से इजराइल के राजधानी तेल अवीव, एश्केलॉन, होलोन शहर पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, इसलिए आप ये जानिए कि आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि दरअसल ये एक ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है जो रेडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है। ये इंटरसेप्ट करके रॉकेटों को नष्ट कर देती है। ये मिसाइल रेडार दुश्मन मिसाइलों की जानकारी देता है और बताता है कि ये मिसाइल या रॉकेट कहां गिर सकता है। मुख्य रूप से अगर ये किसी रिहायशी इलाके पर गिरता है तब ये सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है और सीधे तौर पर यहां से ये मिसाइल लॉन्च होती है और इसको हवा में ही मार गिराया जाता है रॉकेट को, जो शत्रु की दिशा से आ रहा हो। साथ ही साथ इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइलें अपना काम करती है जैसा मैंने आपको बताया, और हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को ध्वस्त कर देती है। इसके अलावा दोस्तों इसका बहुउद्देशीय युद्धक हथियार के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहां पर जो ये इंटरसेप्टर लगा होता है इनकी मिसाइलों में, ये इतना सटीक है, इतना एक्यूरेट होता है कि शत्रु की ओर से फायर की गई मिसाइल रॉकेटों और ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन हवा में ही ट्रैक करके उसे ध्वस्त कर देता है। और ये इतनी क्षमता रखता है कि ये शत्रुओं के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को भी ध्वस्त कर सकता है। तो ये इसका पूरा का पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका रोल है कि यहां से एक इसमें इंटरसेप्टर लगा है, वो एक प्रकार से ट्रेस करता है और वो देखता है कि कौन सी मिसाइल दुश्मन की ओर से आ रही है। उसके बाद अगर वो ये चेक करता है, जो इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, कि वो कहीं मिसाइल रिहायशी इलाकों पर तो नहीं गिर रही है। अगर वो रिहायशी इलाकों पर गिर रही होती है तो फिर उसके बाद यहां से एक मिसाइल जाती है और मिसाइल उसको हवा में ही नष्ट कर देती है। इसकी जो मैंने ऐसा शुरुआत में बताया कि कई वैज्ञानिक, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि 80% तक रोक सकता है, और कई जो इजरायली अधिकारी हैं उनका कहना है कि 90% तक कारगर है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें समय समय पर यह बात भी कहते हैं कि इजराइल इस ड्रोन पर ज्यादा ही निर्भर हो गया है, लिहाजा वो इसके आगे सोच ही नहीं पा रहा है, और अगर किसी दिन कोई शक्तिशाली हमला हुआ तो इससे इजराइल को काफी नुकसान होगा। एक बात आप जान लीजिए कि अगर हमास इस पर हमला करता है इजराइल पर, तो वो लगातार भारी संख्या में हमला करता है। एक बार में 200, 300, 400 रॉकेट्स को फायर करता है, जिसके बाद ये डोम वैसे तो आप देखिए कि सुरक्षा कवच बनता है, लेकिन कुछ रॉकेट्स तो गिर जाते हैं। सिमिलरली अगर इससे ऊपर का कोई आ गया होगा, उसने एक बार में मान लीजिए 1000 रॉकेट्स फायर कर दिए, तो शायद ये डोम कमजोर पड़ सकता है। लेकिन ऐसी बातें वैज्ञानिक आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंका जताई है। बहरहाल दोस्तों अगर ये सिस्टम नहीं होता इजराइल के पास, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही हो सकती थी। और भारत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत भी रूस से
S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने की डील उस प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसको करीब करीब $5 अरब की कीमत, उससे ज्यादा की कीमत में ये करार है। और रूस से हालांकि अभी भारत में आया नहीं है S-400 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये जल्द ही आ सकता है भारत में। भारत इस विषय पर लगा हुआ है। साथ ही साथ अमेरिका से भी भारत राजधानी दिल्ली को प्रोटेक्ट करने की दिशा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी खरीद रहा है। ये इनकी संख्या 2 है। तो बहरहाल भारत भी इस सिलसिले में कदम उठा रहा है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इजराइल का क्षेत्रफल बहुत ही कम है और भारत एक उपमहाद्वीप के बराबर का है, तो इसलिए यहां पर ये मुख्य स्थानों पर ही काम कर सकता है। लेकिन इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा और आपको ये आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, कुछ कीमत को लेकर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कीमत के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इसमें खर्च कितना आता है। इस सिस्टम के दोस्तों एक यूनिट की कीमत करीब करीब $50 मिलियन की है, जो कि 368 करोड़ रुपए है। वहीं एक इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल की कीमत करीब $80,000 यानी 59 लाख रुपए है। एक रॉकेट की कीमत $1,000 है यानी 74,000 रुपए है। और यहां पर दोनों तरफ से रॉकेट ऐसे दागे जा रहे हैं जैसे दिवाली में आसमान में आतिशबाजी होती है। देखिए कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा शायद शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और कोरोना वायरस के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। चलिए बहरहाल अब दोस्तों अगले विषय पर बढ़ता हूं आज की इस वीडियो में, और यह विषय बेहद अहम है। यह विषय जुड़ा हुआ है मुस्लिम राजनीति से। मुस्लिम देश किस प्रकार से आपस में ही बटे हुए हैं और किस प्रकार से वो दोहरा चरित्र दिखाते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में, अब आप इस वीडियो के अगले हिस्से में जानिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इजराइल को रोकना इस समय असंभव है और इस समय एक ही देश रोक सकता है, वो है अमेरिका। इसके अलावा कोई उसमें ना तो हस्तक्षेप करेगा, ना यूरोपियन संघ उसमें हस्तक्षेप करेगा, ना ही भारत उसमें हस्तक्षेप करेगा। यह बात आप जान लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कंट्रीज है, जो मुस्लिम देश है, यहां पर दोस्तों इनका दोहरा चरित्र दिखता है। आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, इनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये तथ्य सुनिए दोस्तों। यहां पर आप देखिए कि सऊदी अरब और तुर्की ये दोनों आपस में दुश्मनी रखते हैं, जबकि दोनों सुन्नी बहुल देश हैं और दोनों में मुस्लिम वर्ल्ड में नेतृत्व को लेकर एक प्रतिस्पर्धा रहती है। यानी यहां पर सऊदी अरब और तुर्की आपस में शत्रु हैं, ये बात आप जान लीजिए। यहां पर व्यापार की बात मैं नहीं करूंगा दोस्तों, यहां पर सिर्फ विचारधारा, सोच और आपसी मतभेद की बात मैं करूंगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही देशों ने, सऊदी अरब हो या तुर्की हो, दोनों ने ही फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोआन, ये ज्यादा ही मुखर होकर बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, और इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी लगातार बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इस पूरे विवाद में कूद रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो अपने आप को स्वघोषित एम्बेसडर कर ही चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर तुर्की की ये जो अति सक्रियता है इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन दरअसल किसी जमाने में ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की का आप दोहरा चरित्र आप देखिए कि तुर्की के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं और 1949 में वो पहला मुस्लिम देश था जिसने ऐसा किया था, जबकि सऊदी अरब का ये नहीं है इस प्रकार का कोई भी राजनयिक संबंध। और सऊदी अरब कहता है कि हम तभी ये राजनीतिक संबंध या राजनयिक स्तर के संबंध स्थापित करेंगे जब इजराइल 1967 की जो स्थिति थी फिलिस्तीन की, उसको फिलिस्तीन को वो स्वतंत्र एक राष्ट्र घोषित होगा और फिलिस्तीन 1967 की स्थिति पर वापस लौटेगा, तभी राजनयिक संबंध स्थापित करेगा सऊदी अरब। यानी आप देखिए कि यहां पर तुर्की के राजनयिक संबंध है इजराइल के साथ, और आगे मैं आपको एक व्यापारिक दृष्टि से भी बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय तुर्की के राष्ट्रपति ही सबसे ज्यादा मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। यहां पे आप दोहरा चरित्र देखिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी ट्रंप प्रशासन के दबाव में पिछले बरस राजनयिक संबंध स्थापित किए थे इजराइल के साथ। यानी ये 4 अरबी देश और भी हैं जिन्होंने इजराइल के साथ समर्थन किया, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध को स्थापित किया है। भले ही ट्रंप साहब के दबाव में किया हो, किस भी दबाव में किया हो, लेकिन किया है। ये बात अब इसको नोट करके रखिएगा।
इसके अलावा तुर्की का आप एक और दोहरा चरित्र देखिए दोस्तों कि यूएई और बहरीन की आलोचना कर रहा था कि इन्होंने राजनयिक संबंध कैसे स्थापित कर लिए इजराइल के साथ, लेकिन खुद ये सबसे पहला मुस्लिम देश बना था जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध को एक प्रकार से स्थापित किया था। आ गया इनका दोहरा चरित्र। इसके अलावा तुर्की और इजराइल के हालात दोस्तों वैसे ठीक थे, उनके आपसी संबंध ठीक थे, लेकिन 2010 में मावी मरमार का एक वाकया हुआ था कि ये घटना हुई थी और उसके बाद से ही इजराइल के कमांडोज ने, इस घटना में दरअसल ये हुआ था कि इजरायली कमांडो ने तुर्की के पोत में घुसकर हत्या कर दी थी 10 लोगों की। उसके बाद से ये कड़वाहट आई। हालांकि इन दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध अभी भी हैं। इसके अलावा दोस्तों फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। फिलिस्तीन को अमेरिका और यूरोपियन संघ ने अभी एक प्रकार से अपना समर्थन उस स्तर पर तो नहीं दिया, लेकिन फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन का जो संगठन है, माफ कीजिएगा, हमास, इसे आतंकवादी संगठन के तौर पर इन्होंने लिस्ट कर रखा है, जबकि तुर्की इसे राजनीतिक संगठन के तौर पर देखता है। पश्चिमी देश लगातार तुर्की को चेतावनी भी देते हैं कि आप अपनी जमीन का प्रयोग हमास को फलने फूलने में ना कीजिए, लेकिन तुर्की ये बात नहीं मानता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 2000 के दशक में ईरान से भी हमास की नजदीकियां बढ़ी हैं। सऊदी अरब और हमास के रिश्तों की बात करूं तो ये तल्ख रहे हैं दोस्तों, और 1980 में स्थापना के बाद से ही, हमास की स्थापना के बाद से ही सऊदी अरब और हमास के बीच के जो उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। और 2019 में तो हमास के कई समर्थकों की गिरफ्तारी भी हुई थी सऊदी अरब में। हमास ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान भी जारी किया था दोस्तों, जिसमें उसने सऊदी अरब पर यह आरोप लगाया था कि वो उनके समर्थकों पर अत्याचार कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान में आप जानते हैं दुश्मनी है, लिहाजा अगर हमास ने सऊदी अरब की आलोचना की तो हमास करीबी हो गया ईरान से, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी है। ये इस्लामिक नजरिए से इनकी दुश्मनी है, क्योंकि ईरान दरअसल शिया बहुल है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2011 के दौर में जब अरब स्प्रिंग्स का दौर चला था, तो उस दौरान सीरिया में बशर अल असद के साथ ईरान खड़ा था, जबकि हमास उसके खिलाफ खड़ा था। आपको मैंने शुरुआत में बताया कि हमास और ईरान के बीच नजदीकियां थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय, ध्यान से समझिएगा, लेकिन जब सीरिया में राष्ट्रपति वहां के बशर अल असद के साथ माफ कीजिएगा ईरान खड़ा हुआ था, तब उनके खिलाफ हमास था। यानी कभी ये लोग साथ थे, कभी एक जगह पर जाकर अलग हो गए। दरारें आई और उसके बाद सऊदी अरब द्वारा मिस्र में चुनी गई, यानी इजिप्ट में चुनी गई सरकार का विरोध करना भी हमास को रास नहीं आया और उसकी ईरान से निकटता बढ़ गई। यानी एक तरफ आप देखिए कि बशर अल असद का समर्थन करने पर सीरिया में हमास के रिश्ते में कड़वाहट आ गई ईरान के साथ, लेकिन जब सऊदी अरब ने मिस्र में वहां की चुनी हुई सरकार का समर्थन नहीं किया, उसका विरोध किया, तो हमास फिर से एक बार निकट हो गया, नजदीकियां बढ़ाने लगा ईरान से। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया ने वर्ष 2019 में ओआईसी के समानांतर एक संगठन खड़ा करने की भी प्रयास किया था, और ओआईसी के बयान को किसी भी तरीके से एक प्रकार से इन्होंने चुनौती भी दी थी उस दौर में। ओआईसी के समकक्ष एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान चाहते हैं कि सऊदी अरब का प्रभाव कम हो ओआईसी में, जिसमें 57 कंट्रीज हैं। यहां पर भी आपको मतभेद दिख रहा है, यहां पर भी आपको एक प्रकार से मनभेद भी दिख रहा है, और यहां पर आपको दोहरा चरित्र भी दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश और सऊदी अरब में भी आम जनता का समर्थन दरअसल फिलिस्तीनियों के प्रति है। लेकिन ऐसे में इन तीनों देशों में, दोनों देश जो शुरू के वहां पर राजशाही तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की दृष्टि से बात करूं तो वो अपनी जनता को नाराज नहीं करना चाहते, और साथ ही साथ उनके यहाँ जो इस्लामिक संगठन है उनको भी नाराज नहीं करना चाहते। वहीं सऊदी अरब में आप जानते हैं कि राजशाही है और वहां पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनता है, लेकिन वो भी एक प्रकार से एक लाइन लेते हैं कि उन फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं ताकि उनकी जनता नाराज ना हो। तो यहां पे आपने कुछ फैक्ट्स समझे और इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन है, और सारे के सारे कारण राजनीतिक है। व्यापार के तौर पर ये कभी अलग नहीं होते। और एक बात और है दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हर कोई जानता है, किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चीन की गोद में बैठता है, तुर्की चीन की गोद में बैठता है, पाकिस्तान और तुर्की में इतने घनिष्ठ संबंध है, किसी ने भी चीन को आज तक कभी कुछ नहीं कहा कि आप उइगर मुसलमानों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं।
ना सिर्फ तुर्की ने, पाकिस्तान ने, बल्कि जितने भी अरब के देश हैं, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन को फटकार लगा दे। और यहां पर ये एकमुश्त हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अत्याचार कहीं पर भी हो रहा हो, किसी भी धर्म के लोगों पर हो रहा हो, किसी भी जाति, मजहब, किसी भी आधार पर हो रहा हो, उसके खिलाफ एकजुटता के साथ समस्त संसार को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यहां पर आपको दिखेगा सिलेक्टिव अप्रोच। बहरहाल दोस्तों, आपको ये राजनीति समझ में आई होगी। और इजराइल के बारे में बस मैं जाते जाते यही कहूंगा, तो सारे अपने फिलिस्तीन को लेकर समीकरण समझे और मुस्लिम देशों के समीकरण समझे, क्योंकि इजराइल इस समय उस पर खून सवार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि उन्होंने कल ये बयान दिया कि ये जो युद्ध हो रहा है इसे वो अंजाम तक लेकर जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया। उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि आम जनता पर, सिविलियंस पर ज्यादा नुकसान ना हो। तो यहां पर इजराइल कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो आक्रामक ज्यादा है और इस बार हो सकता है कि फिर से फिलिस्तीन को अपनी जमीन गंवानी पड़े। बहरहाल दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये जल्द से जल्द ये विवाद खत्म हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और उससे भी ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। हस्तक्षेप करने वाले चुप बैठे हैं, सिर्फ तमाशा देखेंगे। आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।